तबाही का सिलसिला सैलाब की शक्ल में गुजरा। कायनात पर कयामत टूट पड़ी। जर्रे जर्रे पर जिंदगी अपना नामो निशान ढूंढती रह गई। मकान के मकान मिट गए, इंसानी ठिकानों के निशान तक नहीं मिले। सड़कें नदियों में समा गई, गांव के गांव मिट गए। आसमान फटा था 1 साल पहले केदारनाथ में, जिसकी गूंज आज भी वहां के पसरे सन्नाटे में महसूस होती है। केदारनाथ 1 साल बाद। केदारनाथ को फिर से करीब से देखने का हमने फैसला किया। सवाल यह था कि 1 साल बाद केदारनाथ में क्या कुछ बदला। दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर इस रास्ते को हमें तय करना था और हमें मालूम था कि इसमें से करीब 200 किलोमीटर तक का रास्ता आसान नहीं होगा। हरिद्वार के रास्ते होते हुए हम ऋषिकेश पहुंचे और फिर शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा। कहते हैं कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका एहसास ताउम्र रहता है। केदारनाथ हादसे को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के दिल में वो एहसास है, वो डर है कि आखिर वो हादसा हुआ क्यों था। मैं इस समय ऋषिकेश में हूँ और यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है केदारनाथ। मैं हर उस रास्ते से गुजरूंगा जहाँ वो एहसास हुआ था लोगों को, और लोगों ने वो महसूस किया था कि वो आपदा कैसे आई थी। उन लोगों से भी बातचीत करूंगा और हर तरीके से प्रयास करूंगा कि 1 साल के बाद आखिर परिस्थितियाँ कैसे बदली हैं, क्या लोगों के दिल से वो डर निकला है या रास्तों में सुधार आया है, और सरकार ने क्या कुछ प्रयास किया है, और साथ साथ लोगों के दर्द को बांटने का और उनको महसूस करने का भी मैं प्रयत्न करूंगा। मंदाकिनी मौन है, भगीरथी शांत है, गंगा के कोलाहल में पिछले साल का क्रोध नहीं है, लेकिन तबाही के निशान आज भी देवभूमि के जर्रे जर्रे पर चस्पा है। पानी जीवन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई बार ये पानी ही जीवन छीनने वाला हो जाता है। इस बार कहा जाए तो लोगों में इस बात का डर ज़रूर रहता है कि 1 साल पहले जो हुआ था वो कहीं ना कहीं इसी पानी की वजह से था, इसी नदी की वजह से था। और जब ये नदी अपने कहर पे आई तो अच्छे अच्छे लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये नदी की नाराज़गी की वजह क्या है। हम चल पड़े उस केदार की तलाश में जहां 1 साल पहले सब कुछ बदल गया था कुछ ही पलों में। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के टूटे हिस्से गवाही दे रहे थे कि कभी यहां रास्ता हुआ करता था जिस पर हजारों सैलानी और तीर्थयात्री बेखौफ चला करते थे। हम अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे। कई पड़ावों से गुजरना था। रास्ते में कहीं बनते हुए पुल दिख रहे थे तो कहीं सड़कें, लेकिन 1 साल बाद भी पुरानी रवानगी लौटी नहीं थी। गाड़ियों की तादाद कम थी तो रफ्तार भी सहमी सी दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस इलाके में 1 साल पहले पूरा का पूरा पहाड़ ही बह गया था। मैं अब रुद्रप्रयाग में हूँ। रुद्रप्रयाग से करीब 90 किलोमीटर दूर है केदारनाथ। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर एक पहाड़ हुआ करता था और रास्ता था, लेकिन जब पानी का वेव आया यानी पानी का बहाव आया तो उसके साथ वो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो बहता हुआ निकल गया। यानी साफ है कि किस तरीके से वो त्रासदी थी, कितना तेज वो बहाव था। वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब एक पहाड़ बह जाए तो समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। हालांकि वो जग जाहिर बात है कि क्या माहौल था, क्या हालात थे, क्या वो त्रासदी थी, लेकिन हाँ ज़रूर है कि अभी तक उसके निशान जो है वो यहाँ पर नज़र आते हैं। सड़क टूटी हुई है और कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि उस समय का वो पल हमेशा लोगों के जहन में घूमता हुआ नजर आता है। अब न सड़क है ना वो पहाड़। गंगा की धारा किसी तलवार की धार की तरह पहाड़ों को काट कर आगे बढ़ चुकी थी। आज ये गंगा का कोलाहल है, लेकिन 1 साल पहले ये क्रंदन था।
मौसम में खौफ महसूस किया जा सकता है। बादलों की गर्जना हमारे आगे बढ़ने के हौसलों को डिगाने की कोशिश करती थी, लेकिन हम फिर चल पड़े। नई सड़क पर हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। घुमावदार मोड़, अनंत गहराइयों के बीच ढलान पर जाती सड़क, रास्ते भर तबाही के निशान पुरानी यादों को कचोट रहे थे। केदारनाथ आपदा में किस तरीके से सड़कों का बुरा हाल हुआ और रोड या फिर कहा जाए सड़कें खत्म सी हो गई। एक रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। ये रोड था जो केदारनाथ की तरफ जाता था, ये रास्ता है पूरा, लेकिन जब पानी का बहाव आया तो ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो खत्म हो गया। जिस पहाड़ के हिस्से पर कभी मकान बसे थे वो सब जमींदोज हो चुके थे। न पहाड़ बचा था न मकान, मानो किसी ने कोना कोना नोच खाया हो। यहाँ कभी जिंदगियां मकानों से झांकती थी, अब मलबों से बाहर त्रासदी झांकती है। केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा ने क्या क्या कहर बरपाया है, एक नज़ारा सीधे सामने है। यहाँ तमाम मकान हुआ करते थे, लेकिन आपदा के आने के बाद ये सब के सब एक साथ जो है वो बहते हुए नजर आए। सब के सब खत्म हो चुका था यहाँ पर, और अब भी फिलहाल 1 साल बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं बसा। वैसे ही हालात हैं, वैसे ही दिख रहा है, और शायद इसमें जो रहने वाले थे वो उतने ही परेशान हैं जितने उस समय हुए थे। सब कुछ लुटाकर अब राहत के इंतजार में है। यहाँ सब कुछ लुटा एक झटके में, और अब राहत मिल रही है किश्तों में। 1 साल बाद भी सरकार से आप लोगों की बातचीत होती है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सड़क की हालत भी मैं देखते हुए आ रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर सड़क की हालत भी नहीं है। मकानों की कम से कम दुर्गति देखकर सरकार ने कुछ पैसा दिया, या फिर आप लोगों को ज़मीन खरीदने के कुछ मुआवजा कितना मिला, क्या रहा? हमें अभी तक टोटली 2.5 लाख मिले हुए, लेकिन यहाँ पे ज़मीन के रेट पूछो तो 8 लाख से नीचे लोग ज़मीन नहीं दे रहे, जो कि ये 2.5 लाख में ज़मीन नहीं हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे ज़मीन नहीं ले पा रहे अभी तक। आगे की जो किस्त मिलेगी वो जब मकान की फाउंडेशन ये पड़ेगा तब जाके 2 लाख मिलेगी, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम फाउंडेशन तक भी ज़मीन तैयार करें अपनी। किसी को भी गुमान नहीं था कि देवभूमि ऐसी आपदा देखेगी। कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन यह हादसा कभी नहीं हुआ। केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद कई जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिली शायद जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जिनके स्कूल बह गया था पिछले साल। परेशान इस बात के थे कि आखिर अब क्या करना है, कैसे होगा, लेकिन अब वो पढ़ाई जिस तरीके से कर रहे हैं उनसे समझ लेते हैं। स्कूल है नहीं, जो है जहाँ पर पढ़ाई हो रही है, क्या हालात हैं वहाँ पर, कैसे होता है? वो टीन सेट बने हुए हैं। पहले तो टीन सेट भी नहीं थे, फिर टीन सेट बने, फिर उनमें बहुत गर्मियाँ हो रही है, ऊपर से लाइट नहीं है उधर, तो बहुत गर्मी, तबीयत खराब होने का मतलब है कि तबीयत खराब हो सकती है गर्मी। आपका स्कूल की क्या हाल है, कैसा है वो स्कूल अब? और दूसरी जगह में। हाँ, सही है फिलहाल वो? हाँ। जब ये हुआ था तब कैसे था? हैं? जब ये हादसा हुआ था तब स्कूल के हालात क्या थे? बह गया था, क्या हुआ था उस समय? उस टाइम बह गया था। उस समय बह गया था। और अब थोड़ा वो है ना, वो बैठने की व्यवस्था हुई थोड़ी बहुत उसमें? हाँ। अच्छा, 1 साल बाद जैसे वो पहले था वैसा हुआ है, या फिर उसकी तरह बिल्कुल ही नहीं हो पाया? उससे बेकार हुआ। उससे बेकार है। किराए पे ले रखा है? किराए पे स्कूल चल रहा है सब? हाँ। और आपका स्कूल? सर लॉज में। वही लॉज में चल रहा है, किराए पे स्कूल चल रहा है आप लोग? यस सर। कोई बिल्डिंग नहीं है उन लोगों के पास? बिल्डिंग है पर लॉज किराए है, पे। किराए पे। ये हालात है इन बच्चों के भविष्य का कि जिस जगह पढ़ते थे वो पानी में बह गया। अब ये हालात है कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, इसलिए किराए पर कहीं और लेकर जो है वो इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो किसी जगह जो है वो बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिना बैठने की व्यवस्था के बिना ऊपर कोई छत के बिना जो है इन बच्चों को जो है वो आगे की शिक्षा के लिए जो है वो उत्तराखंड सरकार तैयार करने का प्रयास कर रही है। बस्ती के खंडहर अब खामोश हैं। इन बस्तियों ने खुद को जड़ते हुए देखा है। एक लहर आई थी 1 साल पहले, अब यहाँ टूटे हुए घरों में वीराना बसता है। ये उजड़े हुए मकान बुझी हुई जिंदगी की कहानी कहते हैं। विकास की दौड़ यहाँ थम गई, सहम गई, लोग बेघर हो गए और गंगा अपनी जमीन वापस लेकर आगे निकल गई। हमारा सफर भी आगे बढ़ गया। हम सोनप्रयाग पहुंच चुके थे, जहां इस बार सरकार की तरफ से बाकायदा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आगे जाने की इजाजत मिली। साथ ही हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य कर दिया गया था।
पिछले साल केदारनाथ में आई आपदा को लेकर कई सारे सवाल उठे। सवाल इस बात का था कि कितने लोग ऊपर गए हैं, यानी केदारनाथ की तरफ गए हैं, इस बात का अंदाजा ही नहीं था। सरकार को भी नहीं था और कोई रजिस्ट्रेशन प्रणाली नहीं थी। इस बार सरकार ने कुछ चेंजेस करे हैं और बाकायदा जो भी ऊपर जा रहा है केदारनाथ की तरफ, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मेरे साथ अनूप है, अनूप से एक सवाल पूछता हूँ। अनूप, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, पहले के मुकाबले रजिस्ट्रेशन से कितना फायदा हो रहा है? जानकारी मिल जाती होगी लोगों को, क्या मानते हैं? इससे ये फायदा है कि अगर कोई साथ का मिस हो जाता है तो उसके जो साथ में है और लोग उनसे संपर्क, फोन से संपर्क करके ये लोग कहाँ हैं। अगर वो गलती से घर पहुंच जाता है तो उसका घर का नंबर भी यहाँ पर नोट रहता है, उसे घर फोन कर लो, घर पहुंच गया नहीं पहुंचा, इतनी काफ़ी जानकारी मिल जाती है इस बार। मैं और मेरा कैमरामैन अब सीधे जो है वो केदारनाथ की यात्रा करेंगे। करीब जो है वो 19 किलोमीटर लंबी चढ़ाई है जो हम लोग पैदल तय करेंगे और देखेंगे कि आखिर 1 साल बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। दुर्गम दुर्गम दुर्गम, मानो पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया गया हो। हम पैदल आगे बढ़ रहे थे। उन्नीस किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी थी। तो आगे रास्ते में हमें पिछले साल की त्रासदी में नदी में बहकर आई एक गाड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर याद आया वो खौफनाक मंजर जब सैलाब में सैकड़ों गाड़ियां बहती जा रही थी। एक साल पहले जब यह हादसा हुआ था तो क्या स्थिति थी, किस तरीके से पानी में लगातार बसें और गाड़ियां बहती हुई आ रही थी, और लोगों की तो बारे में बात करना अगर कहा जाए तो शायद हर कोई समझ सकता है कि उस समय जान का कितना नुकसान हुआ था। लेकिन जहां तक सामान की बात है तो ये सामान का एक नमूना है कि गाड़ियां लगातार जो हैं वो पानी में बहते हुए जो है वो आगे की तरफ निकली, और उसके बाद कुछ गाड़ियों को निकाला जा सका और कुछ को नहीं। देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर आप कि ये गाड़ी जो है वो पिछले 1 साल से यहाँ पर खड़ी है। नदी से इसको निकाला गया था और 1 साल से जो है वो ये गाड़ी इसी जगह जो है वो इस बात का प्रतीक है कि केदारनाथ में आई आपदा किस तरीके से थी, कितनी भयानक थी और कितनी उसने त्रासदी मचाई। गौरीकुंड, जंगल चट्टी, रामबाड़ा, इन्हीं इलाकों में 1 साल पहले हजारों यात्री फंसे थे जो ना आगे बढ़ सके और ना पीछे लौट सके। जो कारों में बंद थे वो बहते चले गए। 1.5 किलोमीटर हम लोग चढ़ चुके हैं, 7.5 किलोमीटर और चढ़ना है। रास्ते टूटे हुए हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से इस चढ़ाई पर हम लोग चढ़ेंगे, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। और 5 किलोमीटर का जो दायरा है, रास्ता है, वो किस तरीके से बना है उसका नज़ारा भी हम आपको। हमें पैदल 19 किलोमीटर के सफर को पूरा करना था। ऊपर से गुजरते हेलीकॉप्टर उन दिनों की याद ताजा कर रहे थे जब चला था देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। वो वक्त जब लाखों लोग पहाड़ पर फंसे थे और सेना के जवान किसी फरिश्ते की मानिंद लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे थे। उस वक्त एक एक दिन ही नहीं बल्कि एक एक मिनट जिंदगी पर भारी था। 1 साल बाद भी पुरानी सूरत का अक्स भी नहीं दिखाई दे रहा था। पहाड़ों के चट्टानों के गिरने से तबाह हुई सड़कों को बनाने का काम बदस्तूर जारी है। 2 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हमें एक बोर्ड मिला जिसमें यात्रा से जुड़े निर्देश लिखे तो लिखा था कि मंदिर कितना दूर है। यहां से करीब 3 किलोमीटर गौरीकुंड था। रास्ते में प्यास लगी तो जल की धारा ने गला तर किया।
सीधी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम गौरीकुंड पहुंच गए, जहां दिखा बर्बादी का ना भूलने वाला एक दूसरा मंजर। आसमान सरीखे ऊंचे पहाड़, किसी सैलाब सी बहती गंगा, इनके दरमियान किसी इंसान की भला क्या बिसात। मैं गौरीकुंड पहुंच चुका हूं। मेरे साथ ओपी चौकियाल हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। उनसे समझ लेता हूं कि फिलहाल क्या इंतजाम किए गए हैं, जो भी यात्री आ रहे हैं, और गौरीकुंड की व्यवस्था कैसी है। सर, इंतजाम इस बार क्या किए गए, क्योंकि पिछली बार जो त्रासदी आई उसको देखते हुए इस बार क्या खास है? हाँ, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे हमने रहने का हट्स बनी हुई हैं जिनमें यात्री रह रहे हैं, और खाने का हमारा निःशुल्क लंगर चल रहा है, जिसमें हम चाय, नाश्ता और भोजन दोनों टाइम दिन का में भी हम उनको खाना दे रहे हैं, और यात्रियों के रहने की व्यवस्थाएं हैं। फिर यहाँ पे हमारे सारी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे है। जगह जगह हमने जो है हर 4-5 किलोमीटर पर हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ लगा रखी हैं, और पशुओं के लिए भी डॉक्टर यहाँ पर हैं, VS तैनात हैं, और SDRF तैनात है यहाँ पे, होमगार्ड हैं, PRD हैं। ये सारे जवान हमारे चौकस हैं, और यात्रियों को कोई सुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम विजिट भी कर रहे हैं, राउंड मार रहा हूँ, और ये पुलिस के जवान भी लगा रखे हैं। पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और यात्रियों के लिए को भी हम पर्सनली देख रहे हैं। किसी को परेशानी है तो हम उनको फर्स्ट एड और मेडिकल की सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। 1 साल पहले गौरीकुंड आबाद था। यहाँ के लोग केदारनाथ यात्रा का खास हिस्सा होते थे। यहाँ के बाशिंदों के पास पर्यटन के सहारे रोजगार था। कोई टूरिस्ट था, कोई गाइड था, कोई पुरोहित था, तो कोई होटल मालिक था। चाहूंगा कि मैं दर्शकों को आप बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें थी, और किस तरीके से जो है वो सब जब उजड़ा तो क्या क्या चीजें यहाँ से चली गई। यहाँ पर सब जहाँ पर हम खड़े हैं, ये मंदिर समिति का यहाँ पर गेस्ट हाउस था, और इससे इधर गर्म कुंड था, आगे बीच में तर्पण कुंड था। ये अभी तर्पण कुंड और गौरी कुंड जो गर्म पानी हुआ करता था वो अभी जीर्ण हालत में है। और मंदिर समिति के यहाँ पर हम खड़े हैं, जो मंदिर समिति के हमारे जो अधिकारी लोग हैं, उनको अच्छे प्रयासों से जो है मंदिर को जो है सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। पार्किंग यहाँ पर कहाँ पर थी? पार्किंग सर हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये पार्किंग ही थी। सरकार ने तो सिर्फ अपने दिमाग से काम किया, पब्लिक को साथ में लेके काम नहीं किया। लोकल व्यक्तियों को साथ में लेकर के काफी काम हो सकता था। जितनी जानकारी लोकलों को होती उतनी शासन को नहीं होती है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस जगह को पीढ़ियों में जिया है। अब ये सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं। सरकार की लेट लतीफी, बदइंतजामी और उपेक्षा के चलते अब ना यहाँ यात्री हैं और ना वो सड़कें। गौरीकुंड के बाद अगला पड़ाव था जंगल चट्टी, जो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है। जंगल चट्टी पहुंचने में हमें करीब 5 घंटों से ज्यादा का समय लग गया। पैदल चलते चलते हम लोग जंगल चट्टी आ चुके हैं, और सरकार की तरफ से यहाँ पर यात्रियों की खाने की व्यवस्था की गई है। पूरा फ्री सर्विस चल रही है, और जो भी यात्री यहाँ पहुँचते हैं उनको बाकायदा खाना खिलाया जाता है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जान लेता हूँ कि ये सेवा जो चल रही है क्या व्यवस्था रहती है इसकी, और कब तक रहती है और कब शुरू होती है। सर वो हम एंट्री करवा के डिटेल्स निकालते हैं, और 200-250 से अब अभी यात्री रह जाते हैं सुबह, तो हम उनकी एंट्री करवा के फिर उन्हें ब्रेकफास्ट देते हैं। उसके बाद उसका लंच होता है, फिर शाम को इवनिंग टी होती है, और फिर जो यात्री रात में यहाँ रुकते हैं उनके लिए डिनर होता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी फिलहाल क्योंकि रास्ते कई जगह बन रहे हैं, कई जगह टूटे हुए हैं, लोगों को दिक्कत भी आ रही है चीज़ों को लेकर, अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं लोगों के? सर यहाँ पे एक फोर्स है SDRF की, उस फोर्स के द्वारा जो व्यक्ति मतलब बुजुर्ग है या वो है वो नहीं जा पा रहा है, तो उसके माध्यम से उसे मतलब जहाँ पे कैंप रहने का है वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। और व्यवस्था तो फिलहाल यही है कि मतलब जहाँ पे व्यवस्था है रुकने की वहीं पे रुकाया दिया जा रहा है। खैर, व्यवस्था कर रखी है लोगों ने, और प्रशासन की तरफ से जगह जगह खाने की व्यवस्था है, लोगों के रहने के लिए भी जो है वो व्यवस्था की गई है। लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो उम्मीद करके लोग आना चाहते थे। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि विकास 1 साल के अंदर बहुत कुछ हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं दी जा सकती थी, लेकिन शायद वो सब चीज़ें फिलहाल उपलब्ध नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से ज़रूरी कदम ज़रूर प्रशासन उठा रहा है, खाने की व्यवस्था कर रहा है, जहाँ हो सकता है वहाँ रहने की व्यवस्था कर रहा है। जंगल चट्टी से हमारा अगला पड़ाव था रामबाड़ा, जो जंगल चट्टी से करीब 7 किलोमीटर दूर है। करीब 7 किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़ने के बाद हम पहुंचे रामबाड़ा।
जहां देखकर ये लगा जैसे पानी ने सब कुछ मिटा दिया, तिनका भी यहां नहीं बचा। मैं अब रामबाड़ा पहुंच चुका हूं और यहां से करीब 7 किलोमीटर दूर जो है वो केदारनाथ है। अभी चढ़ाई बाकी है हमारी, काफी तय कर चुके हैं हम कदम, लेकिन रामबाड़ा का इलाका मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले साल आपदा से पहले ये पूरा बहाल हुआ करता था। सामने की तरफ जो है वो दुकानें हुआ करती थी, करीब 150 से ज़्यादा मकान हुआ करते थे। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने की तरफ, मैं अपने कैमरामैन नरेंद्र से कहूँगा कि दिखाएं, ये रास्ता जो है वो केदारनाथ जाने के लिए रास्ता प्रयोग में लाया जाता था। और इसी के बराबर में दुकानें हुआ करती थी, घर हुआ करते थे, लोगों के ठहरने की व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन जब आपदा आई तो उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उजड़ गया। अब सिर्फ जो बचा है वो एक पुल बचा है, जो वैकल्पिक पुल के तौर पे जो है वो उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर बनाया है। रामबाड़ा से केदारनाथ की दूरी है 8 किलोमीटर। सुबह 7 बजे से चलते हुए शाम के 5 बज चुके थे और हमें अभी 8 किलोमीटर का रास्ता और तय करना था। 3 घंटों में हम 3 किलोमीटर चले और रास्ते में हमें एक पड़ाव मिला रुकने के लिए, तो रात गुजारना हमने वहीं ठीक समझा। अगले दिन सुबह सीधी चढ़ाई में चलते चलते कई बार रुकना जरूरी हो गया। आखिर 5 घंटों के बाद हम केदारनाथ पहुंचे। मंदिर चंद कदम की दूरी पर था, तो हमने सबसे पहले लोगों से बात की। उन्नीस किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़ के मैं केदारनाथ पहुंच चुका हूं। हालांकि 19 किलोमीटर आंकड़ों में है, लेकिन अगर गांव वालों की माने, स्थानीय लोगों की माने, तो कम से कम ये 24 से 25 किलोमीटर दूर की चढ़ाई है। ये तमाम यात्रा हमने पैदल तय की है, क्योंकि हम चाहते थे दिखाना कि हालात कैसे हैं, रास्ते कैसे हैं, और जिस रास्तों की बात उत्तराखंड सरकार कर रही है, आखिर वो रास्ते सही में चलने लायक हैं या फिर नहीं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जो पिछले साल की त्रासदी वाले दिन यहाँ पर मौजूद थे। मेरे साथ राहुल हैं, अपने परिवार के साथ आज केदारनाथ आए हुए हैं। पिछले साल भी केदारनाथ में थे जब ये हादसा हुआ था। राहुल से समझ लेता हूँ कि जब ये हादसा हुआ था तब क्या हालात थे और वो यहाँ पर थे तो उन्होंने क्या कुछ देखा। राहुल, जो चीज़ें हुई थी पिछले बार, जो त्रासदी आई थी, वो पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन आप खुद वहाँ पर थे तो क्या महसूस किया, क्या हुआ था उससे? सर महसूस ये किया हमने, सर हमें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि हम अपने घर जिंदा वापस चले जाएंगे हम, और कैसे हम पहुँचे हैं वो तो भगवान ही मालिक है। और हमारे को मतलब 9 दिन के अंदर यहाँ प्रशासन ने हमारे को यहाँ से बाहर निकाला था। हमारी गाड़ी पे पत्थर भी गिर गया, लड़के को चोट भी लगी, और फिर भी हम मतलब यहाँ पे घबराए नहीं। 40 घंटे यहाँ भूखे रहे। उसके बाद रोटी मिली तो रोटी भी इतनी महंगी, इन्होंने यहाँ पे रोटी बहुत मतलब हिसाब किताब था रोटी का भी। और बाकी तो बस हमने अपने घर में ये बोल दिया था कि भाई हम जिंदा वापस नहीं आएंगे, हम तो बस मर गए हैं। हमने मंदिर के पुरोहित से बात की तो जाना कि यात्रा में किस हद तक कमी आई है। पिछली बार जब 16 और 17 को ये त्रासदी हुई थी, उस टाइम मैं यहीं पे मौजूद था। यहाँ पे काफ़ी संख्या में जनसंख्या में यहाँ पे यात्री थे, लोकल लोग थे, जो कि बहुत बड़ा हादसा हुआ। और उसके बाद अभी तक 1 साल होने वाला है। हम लोग यहाँ पे जो पुरोहित लोग हैं वो अभी तक जैसे कि तैसे यहाँ पे हैं। न कोई सुरक्षा है, सबसे पहले मंदिर की कोई सुरक्षा नहीं है, शासन के द्वारा कोई सुरक्षा न की गई है। न ही यहाँ पे कोई यात्री को, जिस प्रकार से यहाँ पे यात्री बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनको न कोई सुविधा मिल रही है, और न ही यहाँ पे पुरोहित लोगों को इस प्रकार रहने की कोई सुविधा मिल रही है। मंदिर के पीछे वो शिला भी हमें मिली जिसकी वजह से तबाही के सैलाब में केदार का मंदिर सुरक्षित रह गया। इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया है और लोग यहाँ पर आकर इसकी पूजा करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर पत्थर से घर बनाकर ये दुआ मांगते हैं कि जैसे आपने मंदिर को बचाया वैसे ही आप हमारे घर को भी बचाएं। भीमशिला के आगे अपना मकान बना रहे हैं। जैसे भगवान ने अपना ये भीमशिला से बचाया भगवान को, वैसे भगवान अपना भी घर बचाएगा, इसलिए ये घर बनाया गया है। और सदा जहाँ जाते हैं वह घर बनाया जाता है कि भगवान सदा अपना घर ऐसा ही बना रहे जैसे प्रभु का मंदिर है। हमारा केदार का सफर पूरा हो चुका था और हम आगे बढ़ चुके थे बद्रीनाथ के लिए। केदारनाथ की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है और हेलीकॉप्टर से अब हम बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे। यहाँ से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि केदारनाथ की तरफ, यानी केदारनाथ की जाते हुए जो त्रासदी हमने नहीं देखी थी वो हम हेलीकॉप्टर से आपको नज़ारा दिखाएंगे। जगह जगह चट्टानें हैं जो टूटी हुई हैं। उस समय जो त्रासदी आई थी उसके बाद जो है वो हालात क्या थे, क्या चीज़ें थी, वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई सारी चट्टानें ख़त्म हो गई,
रास्ते जो था, यानी पहले का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और अब नया रास्ता ज़रूर बनाया गया है, लेकिन वो उतना सही नहीं है जितने के पहले के रास्ता था। लेकिन अब अगर आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी सीधे, तो इसमें देख सकते हैं कि ये रास्ते यानी कई सारे जगह ऐसी है जहाँ हमारे कैमरे के साथ आंखों में भी वो बर्बादी की तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी, जिन्हें सोचकर दिल कह रहा था, एक था केदारनाथ।